नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी सब लाइव हो जाइए। स्वाति, सलोनी, रंजीत, वंदना, प्रज्ञा, शालिनी, जावेद। हम्म, अरे यार, सबका नाम इतना तेजी से भाग जाता पता ही नहीं चलता है। रंजीत, रिंकी, नम्रता, फिरदौस, आरती। सबका नाम पढ़ते पढ़ते भाग जाता है। मोहम्मद जियाउल, उम्मे कुशलुम, पूजा, पल्लवी, वर्षा, अनुपमा, मोनिका, दीक्षा, विजेंद्र, आनंद, शिवम, राम, आशीष, गौतम। चलिए, सब लोगों को एक बार में ही नमस्ते करता हूं। आपको सबको नमस्कार। और यदि कोई सवाल आप लोग का है तो आप जल्दी से जल्दी सवाल पूछ लीजिए। आप लोग सवाल पूछ लें। आई विल बिगिन विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो राम राम जी, राम राम। सब लोगों को उनके मुताबिक जो भी संबोधन पसंद है उसी संबोधन में सबको सलाम, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको। चलिए, इस क्लास का डेली का नाटक यही है। क्या नाटक है प्रज्ञा जी? क्या हो गया प्रज्ञा जी? क्या नाटक हो गया? आप किस बात से नाराज हैं? किससे नाराज हैं? एनालिसिस करवा दीजिए। किसका एनालिसिस करवा दूं बेटा? मेरा नाम नहीं लेते। संजना क्यों नहीं? नाम तो संजना जी लिया है आपका। चलिए शुरू करते हैं। भोजपुरी बोलिए। मैं भोजपुरी नहीं हूं बेटा। सर, टेस्ट एनालिसिस करवा दीजिए। टेस्ट एनालिसिस किसका? मैंने टेस्ट लिया ही नहीं अभी तक। तो टेस्ट एनालिसिस किसका करवा दूं? जब टेस्ट मेरी ओर से होगा तो इसका एनालिसिस हो जाएगा। सर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, अरे गायत्री मंत्र, अच्छा ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था कि हम ताम्रपाषाण की कुछ संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। ताम्रपाषाण की संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग यदि ताम्रपाषाण की संस्कृतियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में आपको क्षेत्र और उसके स्थल, इनके मैच से आगे बहुत मामूली ज्ञान चाहिए। यानी कौन कौन से इलाके में ताम्रपाषाणिक संस्कृति विकसित हुई थी और उन इलाकों में कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जहां से कि हमें पुरातात्विक स्तर पर ताम्रपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। तो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो जानना है वो ये कि क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का मतलब यहां पर हो गया कि कोई बलूचिस्तान का क्षेत्र होगा, कहीं कोई सिंध का क्षेत्र होगा, कहीं कोई गुजरात का क्षेत्र होगा। तो ये हुआ क्षेत्र से मतलब। और उसके बाद है स्थल। स्थल का मतलब हुआ कि उस क्षेत्र के अंदर कोई पुरातात्विक केंद्र जहां पर की खुदाई हुई है और वहां से कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले सूथी संस्कृति थी, या आप देख सकते हैं कि गुजरात में प्रभास संस्कृति है, या दाइमाबाद की संस्कृति है, या इनाम गांव की संस्कृति है। तो ये हुआ स्थल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ क्षेत्र दे देगा, एक तरफ स्थल दे देगा और कहेगा मैच करिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बलूचिस्तान वाले इलाके में सिंध वाले स्थल को मिला दें और सिंध वाले इलाके में आप राजस्थान वाले इलाके को मिला दें। ये वाली गलती नहीं हो, इतना ही ज्ञान आपको सबसे पहले लेना है। दूसरा ज्ञान क्या लेना है इस संदर्भ में? तो ये कि कोई स्थल आपको देगा और आपसे सिंपल पूछ सकता है कि यह ताम्रपाषाणिक स्थल था क्या?
ताम्र पाषाणिक स्थल था क्या? क्या यह ताम्र पाषाणिक स्थल था? ऐसे कुछ स्थल दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन ताम्र पाषाणिक स्थल है। आपको पहचानना है, तो आप यदि 6-7 स्थल का नाम या 8 स्थल का नाम जान जाएंगे तो इतने में ही से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा की पढ़ाई आपको नहीं करना है। उसके बाद फिर अगला क्या है कि ताम्रपाषाण काल की सामान्य बातें, एकदम सामान्य बात कि इसका जीवन कैसा था। कुल मिलाकर इससे ज्यादा आप पढ़े नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब मैं आपकी पढ़ाई यहां से कराना शुरू करता हूं, आपकी पढ़ाई यहां से कराना शुरू करता हूं। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में लिखने के पहले एक सामान्य परिचय आपको मैं देता हूं, 2-3 मिनट लगेगा बस, इससे ज्यादा की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद में मैं उसे लिखवा दूंगा। तो आप लोग लिखिए। सिंधु घाटी वाला क्या बता दूं बेटा, सिंधु घाटी तो खत्म है। अब लिखो, सॉरी सुनो पहले, कि जब आपको कोई बोलता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, तो इसका मतलब समझ लेना कि एक ऐसी संस्कृति जिसमें कि मानव ने अब तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग पत्थर के ही उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। तो तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण मिलते हैं जहां से, वो निश्चित तौर पर पाषाण काल की तुलना में ज्यादा डेवलप्ड दौर होगा। तो इसकी तुलना आप नवपाषाण काल से करेंगे तो उसकी तुलना में ये ज्यादा डेवलप्ड दौर मिलेगा। इस दौर में एग्रीकल्चर नवपाषाण काल की तुलना में थोड़ा डेवलप्ड हुआ। इस दौर में ग्रामीण जीवन ज्यादा स्थिर हुआ, थोड़े बड़े बड़े गांव बनने लगे। इस दौर में थोड़े बड़े बड़े घर बनने लगे, लेकिन अभी भी जीवन पूर्णतया ग्रामीण ही था। अभी हमें कोई नगरीय जीवन का प्रमाण नहीं मिलता है, अभी हमें कोई राज्य जैसी बड़ी संस्था नहीं मिलती है। तो इसके अलावे जीवन स्तर कैसा है, तो जीवन स्तर कैसा है कि बात जब भी करोगे तो कह दोगे कि भैया जीवन स्तर नवपाषाण काल से बेहतर है, सिंधु घाटी वाले से निम्नतर है। क्योंकि जीवन स्तर कैसा है तो इसको लेकर कोई एब्सोल्यूट टर्म में बातचीत नहीं होती है। क्वेश्चन पूछने वाले की मिजाज को समझो, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो ये कह देंगे ताम्रपाषाण काल के लोगों का जीवन स्तर नवपाषाण काल वालों से बेहतर था। तो हाँ सही है, ताम्रपाषाण काल के लोगों का जीवन स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन स्तर के समान था, तो नहीं, गलत बात है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है तो उसका जीवन स्तर बहुत उच्च होगा, और ताम्रपाषाण काल जो है वह ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति का काल है, तो उसका जीवन स्तर उतना उच्च नहीं होगा। यही पूरी कहानी है। ठीक है, क्या है आप वैदिक काल पढ़ा रहे थे, वैदिक काल तो कल खत्म हो गया था बेटा, वैदिक काल तो खत्म हो गया था, वैदिक काल बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा था, कंप्लीट करके गया था वैदिक काल। वैदिक काल में सबसे अंतिम बात मैंने उसका धर्म बताया था, उत्तर वैदिक काल का धर्म बता दिया था, और धर्म बताते हुए अंत में कहा था कि उत्तर वैदिक काल के धर्म का सबसे अंतिम हिस्सा है उपनिषद आधारित धर्म, और उपनिषद आधारित धर्म की पूरी व्याख्या मैंने पीछे के क्लास में कर दिया था। कौन से उपनिषद में कौन सी बात कही गई है ये भी मैंने लिखवा दिया था। तो इसी के साथ में मैंने कहा था कि वैदिक काल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अतः आप वैदिक काल वाले पर बिल्कुल ही अब मत जाइए, वैदिक काल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लिखिए, ताम्रपाषाण काल एक ऐसे काल को कहते हैं, ताम्रपाषाण काल एक ऐसे काल को कहते हैं जब मानव धातु के उपयोग की ओर मुड़ गया, धातु के उपयोग की ओर मुड़ गया,
जब मानव धातु के उपयोग की ओर मुड़ा। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों से ताम्र और पाषाण माने पत्थर के बने हुए उपकरण मिले हैं। तांबे और पत्थर के बने हुए उपकरण मिले हैं। इसके परिणाम स्वरूप कृषि और अस्थायी ग्रामीण जीवन का विकास हुआ। कृषि और अस्थायी ग्रामीण जीवन का विकास नवपाषाण काल से ज्यादा हो गया। नवपाषाण काल से ज्यादा हो गया। नवपाषाण काल से ज्यादा हो गया। इसके बाद ही कांस्य युग का आगमन हुआ। इसके बाद ही कांस्य युग का आगमन हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी पढ़ते हैं। जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन ताम्रपाषाण युग के दो कालखंड हमारे सामने में आते हैं। ताम्रपाषाण युग के दो कालखंड हमारे सामने में आते हैं। ताम्रपाषाण युग के माने चैल्कोलिथिक पीरियड के दो कालखंड हमारे सामने में आते हैं। दो कालखंड हमारे सामने में आते हैं। नंबर एक, इंडस के पहले वाला कालखंड। इंडस के पहले वाला कालखंड। इंडस के पहले वाला कालखंड। इंडस के पहले वाला कालखंड और इंडस के बाद वाला कालखंड। इंडस के बाद वाला कालखंड। अरे यार, तुम लोग कहाँ ध्यान रखते हो? क्या होता है कि तुम लोग आते हो कभी कभी क्लास में लेट से, अब उसके बाद में सारे टीचर तुम्हारे इस तरह के स्टेटमेंट्स को देखकर तो ऊब जाएंगे। मैं क्लास की जब शुरुआत किया हूं, तो क्लास की शुरुआत करने के दौरान सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले मैंने आज बताया तुमको कि वैदिक काल का टॉपिक हमारा कल खत्म हो चुका है। अब हम वैदिक काल के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, कि जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक खत्म किया था तो कुछ क्वेश्चन दिया था, कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियां दिया था और कहा था इसका आप
युग्म सुमेलित करेंगे, मैच करेंगे। आप बार बार पूछ रहे थे कि सर वो वाला क्वेश्चन जो आपने दिया था वो आपने बताया नहीं। मैंने कहा था कि जब वैदिक काल खत्म करूंगा तब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के तहत उसे पढ़ाऊंगा। फिर मैंने आज ये कहा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है। इस छोटे टॉपिक के अंतर्गत मैंने ये बताया कि सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ताम्र पाषाणिक क्षेत्र कौन से हैं, उनके स्थल कौन से हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से स्थल ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। फिर आएगा ताम्र पाषाणिक काल के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। फिर मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाण काल की बुनियादी बातें क्या है, तो समझ लो। समझा दिया, फिर उसी को लिखा रहा हूं। अब तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं। बुद्धि की बलिहारी है दोस्तों। ये कौन से तरीके से तुम पढ़ते हो, ये मेरी समझ के दायरे से कई दफा बाहर हो जाते हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन। तो मेरी बुद्धि और मेरी समझ के दायरे से बाहर हो जाती है कि तुम, और ऊपर से क्या होता है, सब रोने वाला दे देता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक चल रहा है। अब बताओ, इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं क्या बताऊं तुमको कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। ताम्र पाषाण काल का टॉपिक चल रहा है। ताम्र पाषाण काल का टॉपिक चल रहा है। थोड़ा टॉप फ्लोर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो। चलो, ताम्र पाषाण काल के बारे में समझाते हुए मैंने ये बताया था कि ताम्र पाषाण काल का जो टॉपिक है, वहां दो कालखंड नजर आते हैं। तांबे के उपकरण बनाने वाले लोगों की कुछ संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के पहले नजर आती है, और ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग कांसे के उपकरण बनाते थे, और कांसे का निर्माण ही होता है तांबे में टिन को मिला के। तो तांबे का उपयोग करने वाले लोग पहले आए होंगे, ये बात सही है। तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले कुछ ऐसी संस्कृतियां नजर आती है जो तांबे और पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे। दूसरा ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया तो फिर कई सारे क्षेत्रों में हमें लोकल लेवल पर ऐसी संस्कृतियां नजर आती है जहां के लोगों के जीवन के बारे में हम उनके पुरातात्विक स्थलों से जानते हैं, और जानते हैं तो ये पता चलता है कि अरे ये लोग भी तो ऐसे ही तांबे और पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे। तांबे और पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे। कुल मिलाकर इस तरीके से हम कुछ छोटे छोटे, चलो 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 चलो, ऐसे मत लिखो ज्यादा लो। अरे ज्यादा मत लिखो, तुम लोग शांत रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, फोकस करो, फोकस करो। देखो, एक बच्चा, तुम लोग बच्चा समझो, मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल दूंगा तो वो मेरा विद्यार्थी है, मैं उसका शिक्षक हूं। मेरे बोलने से उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग यदि बोलने लगोगे कुछ तो तकलीफ हो जाएगी किसी को भी। तो बीइंग अ टीचर आई हैव एन अथॉरिटी टू से समथिंग टू माय स्टूडेंट्स। तुम में से हर कोई मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं तुम में से किसी को कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मेरे बोलने की अथॉरिटी को मैं किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के ऊपर यदि तीखे बयान करने लगोगे तो कोई भी डिस्करेज भी हो सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है। तो ना तो हमें रिएक्शन इनवाइट करना चाहिए, ना तो हमें डिस्करेजमेंट प्रमोट करना चाहिए। मेरे और मेरे विद्यार्थियों के बीच का नाता ऐसा रहेगा कि वो मुझसे कुछ पूछ सकता है, मैं उसको कुछ बोल सकता हूं, और मैं उसको डांट भी सकता हूं, लेकिन ये मेरा और उसके बीच का ही नाता है। बीच में आप लोग कोई उस बात को सपोर्ट नहीं करिएगा। चलो आगे बढ़ो। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात करो। इसके लिए देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के काल में हमें कौन कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिलती है।
ताम्रपाषाण की ताम्रपाषाण संस्कृति है, पहले ताम्रपाषाण काल ही आएगा, ताम्रपाषाण संस्कृति। अरे क्या लिख रहा है, ताम्रपाषाण पहले ही आएगा, वही तो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन सी है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ नोट करने का है, इसमें मेरे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ज्यादा समझा के टाइम खर्च नहीं करूंगा। कुल्ली संस्कृति, कुल्ली संस्कृति के बारे में आपको क्या जानना है? तो कुल्ली संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की संस्कृति थी। कुल्ली इंडस के पहले की ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कुल्ली संस्कृति। और वो कुल्ली संस्कृति कहां की है? तो बस इतना ही कि वह दक्षिणी बलूचिस्तान की है। आपने इसे नोट करना है, नोट करके याद करना है। आपको इसमें मजा नहीं आएगा, मैं जानता हूं कि मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं मजा आता है पढ़ाने में, ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता है। लेकिन मजा मुझे नहीं आता है, मजा तुमको नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नहीं बनेगा तो असली मजा आएगा। समझ गए ना? मजा लेना ही हर जगह जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पे आपको याद करना पड़ेगा, कुछ जगहों पे सिर्फ याद करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर डोंट आस्क मी फॉर मजा, समझ गए? किसी भी चीज को यदि मजेदार तरीके से पढ़ना है तो तुमको उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। मैं इसके अंदर इतनी समझ ला सकता हूं कि तुमको खूब मजा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा 80% टाइम बेकार जाएगा, क्योंकि मेंस में काम नहीं आएगा। तो काहे के लिए झूठो मजेदार पढ़ोगे? काम करो, फटाफट आगे निकलो। उसके बाद है नाल संस्कृति। नाल संस्कृति नाल संस्कृति है। नाल संस्कृति ये भी हड़प्पा से पहले की संस्कृति है, हड़प्पा से पहले की संस्कृति है। और ये भी कहां से मिली है? तो दक्षिणी बलूचिस्तान से। सिर्फ इतना ही। नाल संस्कृति का काल क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का। दूसरा पॉइंट क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। तीसरा क्या है? कहां से प्राप्त हुई है? दक्षिणी बलूचिस्तान से। बस ये दो काम खत्म हुआ। फिर सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति के बारे में मेरे ख्याल से आप पीछे की चर्चा से ही जानते होंगे कि सोथी संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की संस्कृति है और यह कहां विकसित हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान में एक विद्वान इतिहासकार हुए हैं अमलानंद घोष, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल भी थे। उन्होंने तो ये तक कहा है कि सोथी संस्कृति से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ है। आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन रुचि के लिए मैंने बस बता दिया कि राजस्थान के अंदर हड़प्पा संस्कृति से पहले सोथी संस्कृति का विकास हुआ था और वही धारा आगे बढ़ती है और फिर उसके बीच में से इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास होता है। उसके बाद एक है जॉब कल्चर। जॉब कल्चर पीरियड तो सेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का, और एरिया है नॉर्थ बलूचिस्तान। ये सब लिख लो बेटा, सब लिख लो, और नहीं तो लिखोगे तो ये तुमको पीपीटी मिल जाएगा, तुम उसमें से उतार लेना। लिख लो तो ठीक है, तुम्हारी कॉपी में रहता है ना तो तुमको ज्यादा काम देता है। पीपीटी का कलेक्शन ना बहुत पर्याप्त नहीं होता है। तुम यदि मेरी बात समझना चाहो तो समझ लो, नहीं समझना चाहो तो मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि पीपीटी के कलेक्टर्स जो होते हैं ना, वो वास्तविक कलेक्टर कभी कभी ही बन पाते हैं। अपनी कॉपियों में जितना लिखोगे तुम्हारे दिमाग में उतनी बातें गहरे से बैठेंगी। तो मैं यदि तुमको बोल के समझा रहा हूं, पॉइंट लिखा हुआ है, तो बेटर यू राइट, है ना। आजकल बच्चे थोड़े बहुत मतलब ना स्वच्छंद हो गए हैं, तो इसलिए बोलने में गाइडेड होना पड़ता है।
बोलने में गार्डेड होना पड़ता है। कई दफे क्या करता है कि मतलब पढ़ा रहा हूं कुछ, कोई एक क्लिपिंग निकाल के वायरल कर देता है। कभी मैंने किसी के बारे में कुछ बोला, वायरल कर दिया तुम ही लोगों ने। तुम्हारे क्लास की कोई एक बात वायरल हो रही है, मुखर्जी नगर में हमारे दोस्त लोग फोन कर रहे हैं कि आपने क्या बोला था ऐसा एक टीचर के बारे में। तो चलो आगे बढ़ो। तो ये मामला हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। अब आगे अगला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब पतन हो गया ना, उसके बाद की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ये है। अब पहले समझो, बोर्ड पर कुछ लिखा रहेगा तो तुम्हारा दिमाग उधर जाएगा। पहले समझो कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद के काल में हम कई सारे क्षेत्रों के जीवन की पद्धति का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक बार फिर से कांस्य का उपयोग मिनिमम हो गया है, न के बराबर हो गया है, और ज्यादातर लोगों के जो उपकरण हैं वो या तो तांबे के हैं या पत्थर के हैं। यानी कि कांस्य युग के विकास के बाद उसका पतन हुआ और उसके बाद फिर लोगों का जीवन स्तर ताम्रपाषाण के बराबर पहुंच गया। तो देखो कि कांस्य से नीचे गिरा और फिर ताम्रपाषाण की ओर आया, ताम्रपाषाण की ओर आया। देखोगे कि नगर से नीचे गिरा और जीवन ग्रामीण की ओर आया, ग्रामीण की ओर आया। इसी के लिए आपको कई सारी क्षेत्रीय संस्कृतियों का अध्ययन करना होगा। क्षेत्रीय संस्कृतियां, चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां फिर से उभरती है, और वो यह है कि देखोगे कि कांस्य का पतन हुआ और ताम्रपाषाण की फिर शुरुआत हुई, नगर का पतन हुआ और ग्रामीण जीवन की फिर शुरुआत हुई। यही है कि इस दौर में फिर से हमें कई सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां मिलती हैं। उन क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में आपको आगे देखना है कि कौन कौन सी वो संस्कृतियां हैं। तो देखो यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, प्रभास मिलेगा, प्रभास, ये प्रभाव लिखा हुआ है जो कि गलत है, मिसप्रिंट है, प्रभास होगा। रंगपुर और प्रभास ये कहां पर मिलने वाली संस्कृति है? गुजरात। रंगपुर और प्रभास की संस्कृति कहां की है? गुजरात की। इतना ही आपको याद रखना है। रंगपुर की संस्कृति कहां थी? तो गुजरात में थी। उसके बाद नेवासा और दायमाबाद की संस्कृति कहां मिली है? महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र में एक जोरवे संस्कृति विकसित हुई है। महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है उसी के दो स्थल हैं, ये नेवासा और दायमाबाद। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जोरवे संस्कृति किससे जुड़ा हुआ है? पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग। तो उत्तर देंगे ताम्रपाषाण काल। दूसरा, जोरवे संस्कृति का क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र। उसके स्थल कौन से थे? नेवासा और दायमाबाद। आपको बस इतनी बातों का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना है। मैं आप लोगों की परेशानी भी समझ सकता हूं कि इसमें कौन सा इंटरेस्ट आएगा भला, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्या करोगे? हर टॉपिक 3 इडियट थोड़े ना होता है। उसके बाद नाबदा टोली। नाबदा टोली का इलाका कौन सा है? तो नर्मदा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का इलाका नर्मदा क्षेत्र। कायथा में भी जाओगे तो ये मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में एक नाबदा टोली का इलाका है, एक कायथा का इलाका है। और राजस्थान में आहार और गिलुंद, और सिंध में झूकर और झांगर की संस्कृतियां हैं। सिंध में झूकर और झांगर की संस्कृतियां हैं। अब आगे कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के काल की जो स्थानीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में आपको बस थोड़ा सा एक नोट लिख लेना है। नोट, कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ऐसी भी थी, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ऐसी भी थी ऐसी भी थी जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ बचे हुए अवशेष मिलते हैं, बचे हुए अवशेष मिलते हैं। कुछ ऐसी भी संस्कृतियां थी जहां से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद के कुछ बचे हुए अवशेष मिलते हैं, जैसे कि रंगपुर, जैसे कि रंगपुर रंगपुर और झूकर झांगर, झूकर झांगर, जैसे कि रंगपुर और झूकर झांगर। जैसे कि रंगपुर और झूकर झांगर, इन क्षेत्रों से उत्खनन के दौरान जो सामग्रियां मिली हैं उन सामग्रियों में कुछ अंश अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले नजर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां ताम्रपाषाण काल की इस संस्कृति के पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर चल रहा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं का पतन होने के बाद भी उसकी कुछ विशेषताएं बची रह गई, यही कारण है। समझ गए? चलो, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का टॉपिक आपका खत्म हो गया। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब आप लोगों को कुछ बताना जरूरी है कि क्या बताना है भाई, तो ये कि आप लोगों को अभी तक में जो जानकारी मिली है उस जानकारी के तहत एक टॉपिक आपका खत्म हुआ पाषाण काल, बल्कि सबसे पहले जो टॉपिक खत्म हुआ वो है मानव का मानव का विकास, मानव का विकास। दूसरा टॉपिक जो खत्म हुआ वो है पाषाण काल। तीसरा टॉपिक जो खत्म हुआ वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा टॉपिक जो आपका खत्म हुआ वो है वैदिक काल। पांचवा जो टॉपिक आपका खत्म हुआ वो है ताम्र पाषाण
काल। अब आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता ये ताम्रपाषाण के अंतर्गत ही आते हैं। अमित तिवारी जी, आपके चरण छू लेना लगता है, मन करता है कभी कभी। मैं एक बार नहीं, अभी तक मैं शायद 20 बार बोला हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। उनमें से एक बार आज भी बोला हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो तुम सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में कैसे शामिल कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग कहां रहता है? कोई एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ के नहीं पढ़ाया जा सकता है। तुम लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि किसी किसी टॉपिक का महत्व तो रहता है कि इसका उपयोग मेंस में भी हो सकता है। जैसे कि वेद के ऊपर तुम जब वैदिक काल की बात कर रहे हो ना, वैदिक काल जैसे पढ़ाए वैसे ही पढ़ाइए सब में, तो ऐसा नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव, इसको बताता हूं। वैदिक काल वो टॉपिक है जिसके ऊपर अगला क्वेश्चन पीटी में ही नहीं मेंस में भी आ सकता है। और मैं प्लान करता हूं तो पूरे एग्जाम प्लान करता हूं, तुमको खुश करने में मेरी प्लानिंग नहीं जाएगी। तुम लोगों ने यदि पिछले वर्षों का क्वेश्चन देखा है तो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं देखा है तो तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम में से किसी को भी खुश करने के लिए यूपीएससी के स्तर से नीचे नहीं गिरूंगा। मैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं दरोगा की तैयारी नहीं कराता हूं, मैं सीटेट की तैयारी नहीं कराता हूं, मैं एसएससी की तैयारी नहीं कराता हूं। एसएससी की तैयारी, दरोगा की तैयारी, सीटेट की तैयारी के आधार पर तुम यूपीएससी पास नहीं कर पाओगे। 2013 का पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखो। उस साल क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम साहित्य के आधार पर संगमकालीन जीवन दशा के ऊपर वर्णन कीजिए। संगम साहित्य के आधार पर संगमकालीन जीवन दशा का वर्णन करिए। मेंस में क्वेश्चन आया है। अब अगला क्वेश्चन मेरे गेसवर्क में है कि कल्चर में पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक कालीन जीवन दशा का वर्णन करिए। कल्चर वाले क्लास में इतना मौका नहीं मिलता है कि हम पूरा का पूरा वैदिक जीवन पढ़ा दें, लेकिन जब हम वैदिक जीवन को पीटी में पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हम थोड़ी गहराई दे देंगे। वही गहराई आपको इतनी तैयारी का आधार दे देगी कि आप मेंस में भी इसका इस्तेमाल करके उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि ताम्रपाषाण काल के ऊपर मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, पाषाण काल के ऊपर मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, मानव के जीवन के विकास के ऊपर मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन यदि आएगा भी तो आएगा या तो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के ऊपर, या तो आएगा उसके नगर नियोजन के ऊपर। बस इतने तो ऊपर आएगा। तो जहां पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा डीपर जाता हूं। जहां मेंस में क्वेश्चन पूछने की तनिक भी संभावना नहीं रहती है, वहां डीपर जाकर मैं आपको बहुत गहराई में ले जाकर पढ़ा नहीं सकता, उसकी जरूरत नहीं है। समझ गए? तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि अभी तक जितना टॉपिक पढ़ाया हूं उस टॉपिक के अंतर्गत पीटी में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा इसकी संभावना नहीं है। जितना पढ़ा दिया हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों कहता हूं ऐसा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैं पिछले वर्षों के क्वेश्चन को आज से नहीं 30 वर्षों के क्वेश्चन देखता हूं। याद है मुझे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर अंदाजा लगता है, गेसवर्क होता है। अब आपका यदि बैकग्राउंड नहीं है तो आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको 2 बार देखना पड़ेगा। एक बार में पंडित थोड़ा ना हो जाइएगा पढ़ के। आपका बैकग्राउंड नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। दूसरी बात यह है नोट्स बनाने का। मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन, तुम भी लिखो। और मेंस का नोट्स नहीं है कि तुमको एक एक लाइन, एक एक शब्द एकदम क्रम में होना चाहिए। समझाने के क्रम में जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं तुम भी लिखते जाओ। समझ गए? तुम भी लिखते जाओ। मैं तुमको गारंटी करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस काम खत्म है। उसके बाद अगला मुद्दा क्या है कि जितना आपने पढ़ा उनमें से
सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इसकी कला और इसके नगर नियोजन, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं या कहिए सब टॉपिक्स हैं जिसको आधार बनाकर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब क्या है? मेंस के सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है। अभी हम आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में जब हम जाएंगे तो हम दोबारा भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस का दायरा भी थोड़ा व्यापक होता है, तो उस दौरान आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो आर्ट एंड कल्चर को दिमाग में रखते हुए मैं आपके सामने में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला वाले टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया हूं। नगर नियोजन के लिए भी इतना डिटेल दे दिया हूं कि उसके ऊपर आपको एक प्रश्न के उत्तर के लिए दिक्कत नहीं आएगी। वैदिक काल वाले में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि संगम काल आया है 2013 में। किसी भी साल आप वैदिक काल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वैदिक साहित्य पर आधारित वैदिक जीवन पद्धति पर प्रकाश डालिए, तो वैदिक साहित्य बता देना है और वैदिक काल का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन है वो बता देना है। इसके बाद फिर पाषाण काल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है जहां से कि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो है भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका पर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन कल्चर वाले सेक्शन से पूछा जा चुका है। अभी मैंने भीमबेटका डिटेल में आपके क्लास में नहीं पढ़ाया। मैंने कहा कि हम कल्चर वाले क्लास में जाएंगे तो इसका डिटेल पढ़ेंगे। आपको जो नए बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन नहीं हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूं कि आपका यदि पाठ्यक्रम देखोगे ना तो पीटी में क्या है? प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। आधुनिक काल है। मेंस में क्या है? आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, माने आजादी के बाद का भारत है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, जब आप इस सेक्शन की पढ़ाई करते हैं तो आपके सामने में एक प्रश्न उठता है कि कौन से काल की कला और संस्कृति। तो यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर प्राचीन काल और मध्यकाल की कला संस्कृति ही पर क्वेश्चन आता है। प्राचीन काल और मध्यकाल की कला और संस्कृति पर ही क्वेश्चन आता है। लेकिन ये मेंस को लेकर जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। संयोग ऐसा है कि प्राचीन काल और मध्यकाल पीटी में भी पढ़ना है और कला एवं संस्कृति के एंगल से हमको मेंस में भी पढ़ना है। तो जहां बात कला एवं संस्कृति की आएगी वहां पर थोड़ी डिटेल में जाएंगे। जहां बात कला एवं संस्कृति की नहीं रहेगी, सामान्य ऐतिहासिक फैक्टों की जानकारी की बात रहेगी, वहां डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हम सांस्कृतिक चीजों में जैसे साहित्य में, कला में, धर्म में, दर्शन में थोड़ी गहराई में जाते हैं तो
उसका दो पर्पस होता है। एक तो पीटी का क्वेश्चन भी ज्यादा सांस्कृतिक एंगल से आता है तो वो बन जाएगा, और दूसरा कि मेंस के लिए भी एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसी ख्याल से कुछ जगहों पे ज्यादा डिटेल में जाता हूं, कुछ जगहों पे एकदम सतही पढ़ा के छोड़ देता हूं। अब इसके बाद इस तरीके के सवाल दोबारा मत पूछना। आगे बढ़ो। टॉपिक हमारा है छठी शताब्दी सदी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी। बहुत बड़ा टॉपिक है 6th सेंचुरी बीसी का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, पहले टॉपिक का पूरा दायरा समझ लो। जब किसी टॉपिक के अंदर जाते हो तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आप टॉपिक का पूरा दायरा समझ लो। टॉपिक का दायरा समझ लोगे तो उसके बाद फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि कहां से शुरू हो रहा है, फिर आगे क्या आएगा, फिर अंत में कहां पर जाकर हमारी कहानी रुक जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमको पढ़ना होगा महाजनपदों का विकास। महाजनपदों का विकास। महाजनपदों के विकास के बाद हमें क्या पढ़ना है, महाजनपदों के विकास के बाद क्या पढ़ना है, दूसरी नगरीय या दूसरा नगरीकरण। दूसरा नगरीकरण। दूसरा नगरीकरण लोहे के उपयोग का, लोहे के उपयोग का दूसरा चरण। लोहे के उपयोग का दूसरा चरण। उसके बाद फिर अगला है वेदांग। वेदांग का विकास। वेदांग का विकास। उसके बाद है छठी सदी धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। कुल मिलाकर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अध्ययन के लिए दायरा हमारा इतना ही है। इस दायरे के अंतर्गत सबसे ज्यादा डिटेल अध्ययन आपको यहां पर करना पड़ेगा धर्म सुधार आंदोलन को लेकर। सबसे ज्यादा डिटेल अध्ययन धर्म सुधार आंदोलन को लेकर करना पड़ेगा। सर आप वायरल हो गए, कहां पे वायरल हो गया मैं भाई? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा, तो 62 नए धार्मिक संप्रदाय आए हैं। 62 नए धार्मिक संप्रदाय आए हैं। उन 62 नए धार्मिक संप्रदायों में बुद्धिज्म, एंड जैनिज्म ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन लगातार आता है, मतलब आप समझ लीजिए कि हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन आ जाता है बुद्धिज्म के ऊपर या जैनिज्म के ऊपर। बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर तो कई दफा दोनों पर एक क्वेश्चन आ जाता है। टेस्ट का डिस्कशन सिया नहीं होगा? कौन सा टेस्ट, मुझे यही नहीं मालूम है, मैंने तो टेस्ट आपका नहीं लिया है। टेस्ट का डिस्कशन होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम ही नहीं है। ये आपको मैनेजमेंट के लोगों से पूछना पड़ेगा, वो मुझे कुछ बताए भी नहीं है कि टेस्ट हुआ है। मेरे सामने टेस्ट का ना तो कोई क्वेश्चन आया है, ना तो मैंने टेस्ट का कोई शेड्यूल देखा है, न ही मैं टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए किसी तरह से सूचित हूं। तो आई डू नॉट नो बेटा, आई कैन नॉट से एनीथिंग। अब आप इधर चलो, इधर चलो। मुझे मालूम ही नहीं कि रविवार को टेस्ट क्या हुआ है। मैं जानूंगा तब ना बताऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सर एक क्वेश्चन आया है मेंस में, तुम सोचो कि मैं मेंस के क्वेश्चन के लिए तुमसे क्या डिस्कस करूं जब मैंने मेंस तुमको पढ़ाया ही नहीं अभी तक। दूसरी बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं तुमको एंसेंट हिस्ट्री, तो एंसेंट हिस्ट्री में जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक से बाहर का कोई क्वेश्चन यदि आएगा तुम कहां से बना पाओगे। टेस्ट जो लिए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं आई डोंट नो। यदि वो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक के दायरे से पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। सबसे पहला अध्ययन यह है कि महाजनपदों का विकास। सबसे पहला टॉपिक हमारा है महाजनपद। महाजनपद इसको लेकर लिख लो, पूरी भाषा में लिख लो ताकि तुम्हारी समझ बन जाएगी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान हमें महाजनपद के आकार के कई राज्य नजर आते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान हमें महाजनपद के आकार के कई बड़े राज्य नजर आते हैं। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इसके तहत एक मात्र महाजनपद अस्मक
है जिसका एकमात्र महाजनपद अस्मक है, जिसका विकास विंध्य के दक्षिण में हुआ था। विंध्य के दक्षिण में हुआ था। एकमात्र महाजनपद अस्मक है जिसका विकास विंध्य के दक्षिण में हुआ था। सोलह महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला, जिसने अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। जिसने अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। अधिकांश पर नियंत्रण कर लिया। अगला पॉइंट लिखो। इस दौर में कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे। कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे, तो कुछ गणतंत्रात्मक। कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे तो कुछ गणतंत्रात्मक। कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे तो कुछ गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक राज्यों में कुछ संघ की तरह भी विकसित हुए थे। गणतंत्रात्मक राज्यों में कुछ संघ की तरह भी विकसित हुए थे। गणतंत्रात्मक राज्यों में कुछ संघ की तरह भी विकसित हुए थे। जैसे कि सुरसेन और वज्जी संघ। सुरसेन और वज्जी संघ। बस यहां तक जो आपने लिखा है पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इतने के बाद आगे बढ़ो। इतने के बाद आगे बढ़ो तो क्या कहानी है भाई? तो कहानी यह है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपको यह पता चलेगा कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। पहले आप महाजनपद का मीनिंग समझो। महाजनपद के अंदर
अरे तुम लोग को कोई पीटी का नोट्स नहीं मिला है क्या? तुम लोगों को कोई पीटी का नोट्स नहीं मिला है क्या? मतलब आप लोगों को क्लास के अलावे कोई नोट्स मिला है कि नहीं, जो आप लोगों के अपने अध्ययन का बेस बने? नहीं मिला है। चलो यार, मैं बात करूंगा फिर। मिला है? कह रहा है मिला है। आप रोज मिलता है, ये वाला नहीं, क्लास वाला नहीं, क्लास वाला नहीं। मुझे चाहिए कि जो थोड़ा एक स्टडी मटेरियल के तौर पे होता है, पीडीएफ। पीडीएफ वाला नहीं बेटा, पीडीएफ वाला नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक कोई नोट्स जो हो, जो कि 40, 50, 100 पेज का, 70 पेज का कोई हो, ऐसा कोई नोट्स मिला है क्या? नहीं। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं, बात करता हूं। खैर रुक जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, आइडियल फॉर्मेट जो पढ़ने का होता है ना, मैं समझाता हूं तुम लोग को। तुम लोग में से कई सारे लोग बच्चे हो, अभी तक समझ नहीं पाते हो। आइडियल फॉर्मेट जो पढ़ने का होता है वो ये होता है कि क्योंकि ये यूपीएससी का क्लास है, तो क्लास के अंदर एक सर्टेन स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा वो। तुम लोगों को चाहिए क्या कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के आया करो। थोड़ा सा जब तुम टॉपिक पढ़ के आते हो, उसके बाद क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा कि हाँ, हमारे काम की बातें हो रही है। यदि तुम बिल्कुल ही पढ़ के नहीं आओगे तो तुम में से हर किसी को परेशानी आएगी। लेकिन तुम यदि बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हो तो एकदम एक एक चीज को ऑर्डर में, क्रम में लिखवाते जाऊं, तो 3 महीना में जाके सिर्फ पीटी का ये कोर्स खत्म होगा। ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। हमारी भी अपनी सीमा है ना। हमारी सीमा यह है कि हमको एक सर्टेन कोर्स दिया गया है, कोर्स का एक प्लान दिया गया है। उस प्लान के मुताबिक मुझे एक निश्चित समय सीमा में कोर्स खत्म कर देना है। ज्यादा अच्छे से प्लान यही होता है कि आपको नंबर एक तो एनसीईआरटी की किताब से एक टॉपिक पढ़ के आना चाहिए। नंबर दो, कि आपके पास में एक नोट्स हो 100 पेज के आसपास का, जिसमें कि बुनियादी बातें सब लिखी हुई है, जो आप क्लास में आने के पहले ही पा लेते हो, और उस नोट्स से आपने कुछ बेसिक पढ़ लिया है। और यहां पर मैं उनमें से कई बातों को एक्सप्लेन करूं, उनमें से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाल दूं। तो जब मैं कुछ बातों को एक्सप्लेन करूंगा, कुछ को जो कुछ नोट्स में नहीं है वो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दूंगा, और बताऊंगा कि देखो इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन यदि नोट्स नहीं दिया गया है तो मैं मैनेजमेंट के लोगों से पूछूंगा कि क्या नोट्स उनके पास में है। यदि नोट्स नहीं है तब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि नोट्स दिया गया है तो आपको नोट्स पढ़ के आना है। कुछ नहीं मिला है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों में एकदम बेसिक बेसिक चीजों को लेकर ही कि सर क्या नोट करें, क्या नोट ना करें, सर क्रम में लिखें। ये एकदम बचपना की कहानी है, एकदम बच्चों वाली कहानी है। उस उतने बचपने की कहानी के साथ में यूपीएससी की तैयारी कराने में 5 साल लगेगा। 5 साल लगेगा तब जाकर कोर्स खत्म होगा। तो वो नहीं कर सकते भाई, हमारे पास में सीमा है हमारी। अब लिखो, महाजनपद की बात कर रहे थे, महाजनपद की बात कर रहे थे, तो एकदम शांत होकर अब सुनो, अब इधर उधर मत सोचो। तुम ऋग्वेद की बात करो, उत्तर वेद की बात करो, और छठी सदी ईसा पूर्व की बात करो। ऋग्वेद में तुम देखोगे कि तुमको जन शब्द मिलेगा। जन, जन माने कबीला।
मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में लोगों की पहचान उनके जन से होती थी, लोगों की पहचान उनके जन से होती थी, क्योंकि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर खानाबदोशी यात्रा करते रहते थे, तो इस वजह से उनकी पहचान किसी क्षेत्र से नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो तुमको जनपद शब्द सुनने को मिलेगा। जनपद, जन का पद जिस जगह पे टिक गया उसको कहते हैं जनपद। जनपद किस काल में आया? उत्तर वैदिक काल में आया, उत्तर वैदिक काल में आया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या आया? महाजनपद, 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 महाजनपद। महाजनपद में क्या किस्सा है कि महाजनपद में कुल 16 पहले तो समझो कि जनपदों के बीच से एक महाजनपद पैदा हुआ। जनपदों के बीच में से एक महाजनपद पैदा हुआ। जनपदों के बीच से ही एक महाजनपद पैदा हुआ। जैसे छोटे छोटे जनपद है, मान लो यहां पर ऐसे। अब मान लो कि ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर निकला तो वो आसपास वाले को भी जीत लेगा, इनको भी जीत लिया, इन सब को मिलाकर बन गया एक महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते हमें महाजनपद नजर आता है। क्वेश्चन सिंपल यही आएगा कि कौन से काल में महाजनपद का उभार हुआ? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। उत्तर क्या होगा? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो महाजनपद इसको कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? महाजनपद के अंतर्गत देखो तो हमें कुल 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद आप कैसे जानते हैं? किसने बताया कि 16 महाजनपद थे? कोई न कोई सोर्स होगा जिसके आधार पर आपको जानकारी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स वाले के टीचर ने बताया कि 16 महाजनपद होते हैं। फिजिक्स वाले के टीचर को भी कहां से ये जानकारी मिली? तो ये जानकारी कहां से मिली? तो इसके लिए बतौर स्रोत आपको एक है भगवती सूत किताब। भगवती सूत एक किताब है, ये जैन धर्म से संबंधित किताब है। जैन धर्म से संबंधित एक किताब है भगवती सूत्र। एक और किताब है बौद्ध धर्म की संबंधित, वह है अंगुत्तर निकाय। लेकिन उतने डिटेल में नहीं मैं ले गया आपको। ये जैन धर्म की किताब है, ये बौद्ध धर्म की किताब है। उन किताबों से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस युग में कुल 16 महाजनपद होते थे। कुल 16 महाजनपद उस दौर में थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक तो इस किताब से और एक इस किताब से। ये कौन से धर्म की किताब है? जैन धर्म की। ये कौन से धर्म की किताब है? बौद्ध धर्म की। इन दो किताबों से हमें कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है। तो सर महाजनपद को जिला कहें तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, जिला कहना गलत होगा बेटा। महाजनपद कई जिलाओं के एरिया के बराबर हुआ करता था। तुम सोचो कि पूरे उत्तर भारत में बिहार से लेके पश्चिमी पंजाब तक कुल 15 महाजनपद मात्र थे। और एक महाजनपद था विंध्य पर्वत के दक्षिण में, आंध्रा के इलाके में, अस्मक। बिहार में
मात्र 3 बड़े महाजनपद थे, या कहिए तो 3 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में मात्र 3 महाजनपद थे। जनपद जो है वो आज के जिला के बराबर है। आज भी कई दफा जिला के जगह पर ना जनपद शब्द का ही उपयोग होता है। अभी भी आप जाओगे पुराने रिकॉर्ड्स को देखोगे तो जिला के जगह पर जनपद का ही उपयोग हो रहा है। तो जनपद इज इक्वल टू जिला एंड महाजनपद इज इक्वल टू राज्य। आज का राज्य, छोटे छोटे राज्य जो हैं वो महाजनपद के बराबर के हैं। ठीक है, तो अब देखो कि कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के बारे में अगली कौन सी जानकारी है जो आपके काम की है? अगली जानकारी जो आपके काम की है वो ये कि 15 नॉर्थ इंडिया में है, 15 नॉर्थ इंडिया में। तो ये 15 पर क्वेश्चन नहीं आएगा, मात्र एक है जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। विंध्य पर्वत के नीचे सिर्फ एक ही महाजनपद विकास हुआ है, यही क्वेश्चन में आएगा। कौन सा महाजनपद था? अस्मक। विंध्य के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद हुआ, कौन सा? अस्मक। यहां से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर अब अगला मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट है? अगला मुद्दा यह इंपॉर्टेंट है कि जो 16 महाजनपद आपने पढ़ा उसमें आपने ये देखा कि मगध जो था ना वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मगध के शक्तिशाली हो जाने के बारे में हम 1 मिनट के बाद कहानी करेंगे। मगध के ज्यादा शक्तिशाली हो जाने की कहानी हम 1 मिनट के बाद करेंगे। हम ये देखें कि उस दौर में जो भी राज्य है ना उसके अंतर्गत हमें दोनों ही चरित्र नजर आता है, राजतंत्रात्मक भी और गणतंत्रात्मक भी। तो राजतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें राजा का बेटा राजा हो। ये पॉलिटी का बेसिक चीज है। राजतंत्र का मतलब है कि वो शासन प्रणाली जिसमें राजा का बेटा ही राजा होगा, और गणतंत्र का मतलब है जिसमें कि शासन का मुखिया इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड हेड की व्यवस्था जहां हो उसको हम गणतंत्र कहते हैं, और वंशानुगत हेड की व्यवस्था जहां हो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र और गणतंत्र दो अलग अलग प्रणालियां हैं। गणतंत्र के अंतर्गत हमने आपको यह बताया कि एक संघीय व्यवस्था भी नजर आती है। अब इन सब में आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा। आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पलट कर देखिए तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुरसेन का गणतंत्र या गणसंघ कहां स्थित था। तो सुरसेन के गणसंघ का इलाका पूछ दिया गया, बस इतना ही। आपको यह मालूम है कि राजतंत्र भी था, गणतंत्र भी था, और जो गणतंत्र था ना, ऐसे समझो कि गणतंत्र में 2 तरह के राज्य थे। एक है इकाई, जिसमें छोटे छोटे गणसंघ हैं, जैसे कि एक गणसंघ आप सुनोगे गौतम बुद्ध जिससे जुड़े हुए थे। आप में से कोई बता सकता है गौतम बुद्ध कौन से गणसंघ से जुड़े हुए थे? गौतम बुद्ध कौन से गणसंघ सॉरी गणतंत्र से जुड़े हुए थे? कोई बता सकते हो, बताइए। जैसे एक है मल्ल या कोलिये, शाक्य, ये गौतम बुद्ध का था। कोलिये, मल्ल, ये सब छोटी छोटी इकाइयां हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं। मतलब यहां पर क्या कहानी है कि ये छोटा सा एक इलाका है, इस छोटे से इलाके पे एक राज्य का विकास हुआ। वहां का शासक कौन है? तो वहां का शासक है इलेक्टेड। इनका इलाका छोटा है, इलाका छोटा।
अर्थव्यवस्था छोटी, सेना छोटी, इसलिए महाजनपद के राजाओं के हमले से आसानी से इनका पतन हो गया, आसानी से पतन हो गया। ये लाइन लिख लो। महाजनपद के जो राजा लोग थे वो उस दौरान विस्तार की कोशिश कर रहे थे, तो जब वो विस्तार करेंगे तो आसपास के छोटे छोटे गणतांत्रिक इलाकों के राजाओं पर हमला करेंगे, और गणतांत्रिक इलाकों का जो राजा होगा उसके पास में एरिया छोटा, उनके पास में पैसे कम, उनके पास में सेना छोटी, तो ये स्वाभाविक रूप से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और जब मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो फिर इन सब का आसानी से पतन हो जाएगा। अब देखो कि जब छोटे छोटे गणतांत्रिक इकाइयां पतन का शिकार हो रही हैं तो कुछ गणतांत्रिक इकाइयों ने संघ बना लिया, कुछ गणतांत्रिक इकाइयों ने संघ बना लिया। संघ का मतलब क्या होता है? कुछ गणतांत्रिक इकाइयों ने संघ बना लिया। व्हाट डज इट मीन? संघ बनाने का मतलब होता है कि कई सारी इकाइयों को ऐसे समझो कि एक राज्य यहां है, मान लो कि ये 8 राज्य हैं, छोटे छोटे 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों की निजी हैसियत छोटी है, इनके ऊपर कोई पड़ोस का राजा हमला करेगा ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जल्दी ही इनका पतन हो जाएगा। लेकिन यदि ये कॉमन हो जाए और ये सब लोग अपनी सुरक्षा, यदि ये लोग अपना डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को कलेक्टिव तरीके से चलाएं, तो यदि ये लोग ये तय कर लें कि हम अपनी सुरक्षा और अपनी विदेश नीति कलेक्टिव चलाएंगे, हम पर यदि हमला करेगा कोई तो हम 8 मिलकर लड़ेंगे, तो 8 मिलकर लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में ये मजबूत हो जाएंगे, इनका प्रतिरोध मजबूत हो जाएगा, इनकी आयु लंबी हो जाएगी। इसी वजह से कई सारे गणतांत्रिक राज्यों ने मिलकर आपसी एकता के बदौलत एक संघ बना लिया, और उस संघ का उदाहरण आपको मैंने दिया है इधर। 2 संघ महत्वपूर्ण है, एक है सूरसेन, भगवान कृष्ण का संबंध इसी सूरसेन गणसंघ से था, भगवान कृष्ण का संबंध इसी सूरसेन गणसंघ से था। और ये बज्जी संघ है, ये मथुरा वाला इलाका हुआ, भगवान कृष्ण का संबंध है तो मथुरा से होगा ना, और ये बज्जी संघ है, ये बिहार में वैशाली वाला इलाका है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, चंपारण, ये वो इलाका है जहां पर कि ये बज्जी गणसंघ का विकास हुआ था। बज्जी गणसंघ 8 गणराज्य इकाइयों का संघ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वैशाली। बज्जी गणसंघ जो था 8 था, 8, 10 नहीं था।
8 गणराज्यों का संघ था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वैशाली। तो अब देखो कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको जानना है। नाउ यू नीड टू नो ओनली वन, और वो क्या है कि मगध का विस्तार कैसे हुआ। मैं आप लोगों को अब याद कराऊं, सिर्फ इसको भूल जाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि महाजनपद के तहत, महाजनपद शब्द का मीनिंग क्या है? जनपदों के बीच से कोई एक जनपद कई जनपदों को जीतकर विस्तृत राज्य का निर्माण किया, उसको महाजनपद कहते हैं। महाजनपद कुल कितने थे? 16। 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में कौन था? अस्मक। उसके बाद फिर मैंने कहा कि उस युग की राजनीति में हमें राजतंत्र भी नजर आती है, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा वाली प्रणाली, और गणतंत्र भी नजर आती है, जिसमें कि शासन का मुखिया कौन होगा? तो इलेक्टेड होगा। फिर हमने कहा कि गणतंत्र के तहत 2 तरह की प्रणालियां नजर आती हैं, छोटी छोटी इकाइयों वाला राज्य, और दूसरी प्रणाली क्या है? कई सारी इकाइयों ने मिलकर गणसंघ बना लिया। गणसंघ के 2 उदाहरण दिए, सुरसेन और बज्जी संघ। सुरसेन का इलाका मथुरा, बज्जी सेन का इलाका कौन सा? तो वैशाली वाला, बिहार में। अब हम आपके सामने जो मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में किसका विकास हुआ? मगध का। तो मगध के महाजनपद के विस्तार के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे, और उसके बाद तब इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देंगे। तो लिख लीजिए, मगध महाजनपद का विस्तार। मगध महाजनपद का विस्तार। मगध महाजनपद का विस्तार। पहला पॉइंट, दिलीप बाबू नमस्कार। मगध महाजनपद का विस्तार। तीन राजवंश हुए थे। यानी कि मगध के महाजनपद को यदि तुम पढ़ना चाहते हो, उसके विस्तार को जानना चाहते हो, सबसे पहले ये जानो कि वहां कुल 3 राजवंश हुए। 3 राजवंश हुए हैं। 3 राजवंशों के बारे में पहले जान लो, उसके बाद में फिर मगध के महाजनपद के बारे में आगे पढ़ना। 3 राजवंश कौन से हुए हैं? एक है हिर्यक राजवंश, हिर्यक राजवंश। उसके बाद शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग राजवंश। उसके बाद नंद राजवंश, नंद राजवंश, नंद राजवंश, नंद राजवंश। हिर्यक, शिशुनाग और नंद, ये 3 राजवंश हैं जिन्हें हम मगध के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन्हीं राजवंशों में से किसी राजा ने कौन से इलाके को जीता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं राजवंशों के अंतर्गत कौन से राजवंशी, किस राजा ने कौन से क्षेत्र को जीता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो आप देखो कि
हिर्यक राजवंश का एक राजा था बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग जीता, अंग को जीता। बिंबिसार ने अंग का प्रदेश जीता। अंग कहां है? बिहार में ही, मुंगेर भागलपुर का इलाका, मुंगेर भागलपुर का इलाका। मुंगेर और भागलपुर का जो इलाका है वही है अंग का प्रदेश। अंग प्रदेश को किसने जीता? बिंबिसार ने जीता। बिंबिसार कहां का राजा था? मगध का। कौन से वंश का? हिर्यक वंश का। उसके बाद फिर बिंबिसार के बाद में इस वंश का अगला राजा मिलेगा आपको, कौन सा? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको जीता? अजातशत्रु ने किसको जीता? कौशल। कौशल कहां? तो वही कौशल अवध वाला इलाका। कौशल कहां? तो अवध का इलाका, भगवान रामचंद्र जी वाला इलाका, अयोध्या का इलाका, उत्तर प्रदेश। कौशल, इसको किसने जीता? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु ने और किसको जीता? वज्जी संघ को जीता। वज्जी संघ को जीता। अजातशत्रु ने कौन कौन से राज्य को जीता? कौशल को और वज्जी संघ को। 2 राज्य उसने निपटा दिए। अब आपको शिशुनाग राजवंश की ओर जाना होगा। शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग एक राजा था, उसी के नाम पर उसके राजवंश का नाम पड़ा था। इसने किसको जीता? अवंती, अवंती को जीता। अवंती कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उसकी राजधानी का इलाका कौन सा? उज्जैनी, उज्जैन, उज्जैनी। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध ने मिला लिया था। सर जी पूरा सेंटेंस लिखो प्रदीप, पुष्पेंद्र बाबू, मैं समझ नहीं पाया तुम क्या लिखे हो। तो शिशुनाग ने कौन से इलाके को जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया? अवंती को। उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बारे में बस इतनी ही बात जान लो कि इनके काल में, इनके काल में, नंद वंश की बात बोल रहा हूं, इनके काल में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, दूसरा पूर्वी पंजाब से, पूर्वी पंजाब से उड़ीसा तक, पूर्वी पंजाब से उड़ीसा तक विजय। इसने पूर्वी पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का इलाका जीत लिया है। पूर्वी पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का इलाका जीत लिया है। अंतिम राजा धनानंद, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण राजा, प्रमुखतम राजा, प्रमुखतम राजा महापद्मनंद, महापद्मनंद। प्रमुखतम राजा महापद्मनंद और अंतिम राजा धनानंद, अंतिम राजा धनानंद।
प्रमुखतम राजा महापद्मनंद और अंतिम राजा धनानंद। अंतिम राजा कौन है? तो धनानंद। जब इतनी बातें आप समझ गए तो आप पहले जो आपने लिख लिया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसके अंदर छोटी छोटी कुछ और बातें हैं जिसको लिखवा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्वेश्चन आपको यह दिया जा सकता है कि 3 राजवंश दे देगा और कहेगा इन राजवंशों का क्रम व्यवस्थित करिए। तो सिंपल सा राजवंशों का क्रम दे देगा। तो क्रम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी क्रम में आएगा। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पुराण में पहला राजवंश कौन था? पहला राजवंश कौन था? कौन था? तो आपको यह मालूम हो कि पुराण में ना हिर्यक राजवंश नहीं है सबसे पहला राजवंश वहां। यदि आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हो बौद्ध साहित्य के आधार पर, जैन साहित्य के आधार पर, तो वहां पर पहला राजवंश मिलेगा हिर्यक राजवंश। हिर्यक राजवंश का राजा पहला मिलेगा बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आपको मिलेगा अजातशत्रु, उसके बाद मिलेगा आपको उदयन। ये सब हिर्यक वंशी राजा हुए। लेकिन यदि आप हिर्यक वंशी राजाओं यदि हिर्यक वंशी राजाओं के आधार पर चल के देखो तो आपको एक दूसरी कहानी मिलेगी। क्लास रुक रहा है? हिर्यक वंशी राजाओं से अलग यदि आप पुराण में जाओगे तो वहां पता चलेगा कि पहला राजा था जरासंध। जरासंध। हिर्यक वंशी राजाओं से अलग पुराणों में आपको जरासंध का उल्लेख मिलेगा। आपने महाभारत वगैरह यदि पढ़ा है, सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि महाभारत में भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी जिसमें भीम ने जरासंध को पराजित कर दिया था। कृष्ण और जरासंध के बीच में हमेशा तनाव का संबंध रहा करता था, आपने ये सुना होगा। तो आपको जरासंध का उल्लेख मिलेगा। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त यह ध्यान रखना है कि बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर पहला राजवंश कौन है? तो हिर्यक। और पुराणों के आधार पर पहला राजवंश कौन सा है? तो जरासंध का। क्लियर है? बिंबिसार का काल वही है जो गौतम बुद्ध का और महावीर जैन का काल है। महावीर जैन और वो दोनों कॉन्टेम्पररी हैं। अब अगला मुद्दा क्या है कि इन राजाओं ने जो इलाका जीता है उसके जीतने के क्रम में एक मानचित्र देखिए आप, उस मानचित्र से आप बेहतर समझेंगे। अब शायद ये मानचित्र बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं इसके आधार पर आपको समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके आधार पर समझ सकते हैं, आप देखते रहिए बस। आप ये देखोगे कि यहां आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से तो पढ़ना है नहीं अपने को। तो ये आपको मगध का महाजनपद मिलेगा। और मगध महाजनपद के विस्तार की कहानी देखो तो सबसे पहले उसने अंग को जीता। ये है अंग, यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है बज्जी संघ। अंग को कौन जीता था? बिंबिसार। बिंबिसार।
और उसके बाद में बज्जी संघ का इलाका, इसको कौन जीता? अजातशत्रु। अजातशत्रु। उसके बाद फिर अगला राज्य कौन सा जीता? कौशल। कौशल कौन जीता? फिर अजातशत्रु। अजातशत्रु। उसके बाद ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं बेटा, आपको मैं मोटा मोटी, आपको ये मैप थोड़े ना बनाना है, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि देखो ये कौशल का इलाका है। उसके बाद फिर एक राज्य है वत्स। वत्स इलाहाबाद के पास है, मैं इसकी चर्चा 1 मिनट बाद में करूंगा। वत्स की चर्चा मैं 1 मिनट बाद में करूंगा। उसके बाद फिर देखो यह है अवंती, जिसका कैपिटल कहां है? उज्जैनी। इसको कौन जीता? शिशुनाग। शिशुनाग जीता। इतने ही राज्यों के विजय के बारे में आपको मूल रूप से जानना है। महापद्मनंद के विजयों का जो दायरा है वो थोड़ा हिस्टोरिकली डाउटफुल रहता है, फिर भी मैंने बता दिया कि पूर्वी पंजाब से लेके कलिंग तक के इलाके को, मैंने उड़ीसा तक के इलाके को जीतने का दावा मिलता है। तो काफी है। अब गौर करने लायक कहानी क्या है कि इनके विजयों से संबंधित अगली कहानी जो हमें समझना है वो ये कि महाजनपद उनका राजा और उनकी राजधानी, जो अति महत्वपूर्ण महाजनपद है सिर्फ उनका, जो अति महत्वपूर्ण महाजनपद है सिर्फ उनका। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा कि इधर मगध दे दिया, मगध के बाद इधर वत्स दे दे, कौशल दे दे और अवंती दे दे। अवंती, मगध, वत्स, कौशल, अवंती, बस यही 4 राज्य हैं जिनके राजा और जिनकी राजधानी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावे किसी के बारे में पूछने का कोई चांस नहीं। मगध, वत्स, कौशल, अवंती। तो मगध का राजा जितना हो सकता है मैंने बता दिया, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे शिशुनाग हो। शिशुनाग के वंश का ही एक राजा हुआ है कलाशोक। कलाशोक की पढ़ाई करिएगा बौद्ध धर्म के दौरान, कलाशोक की पढ़ाई कराऊंगा बौद्ध धर्म के दौरान। बस इतना है कि इसी के वंश का एक राजा हुआ है कलाशोक, और उसके बाद में फिर महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद ही वो अंतिम राजा है जिसको मारकर, उससे गद्दी छीनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की सत्ता स्थापित किया था, और वहां से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो इनके राजा की कहानी तो आपने ऑलरेडी कर लिया। और राजधानी की बात देखो तो पहले राजधानी इनका हुआ करता था राजगृह। सॉरी, पहले इनका कैपिटल हुआ करता था राजगृह। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र, फिर कुछ समय के लिए वैशाली हो गया था, वैशाली, फिर से पाटलिपुत्र हो गया था, फिर से पाटलिपुत्र हो गया था। अंतिम राजा का नाम मैंने बताया था बेटा धनानंद। धनानंद, धनानंद। देखो फिर ऐसे ही होता है कि जब तुम इसके अंदर थोड़े डिटेल में जाओगे, रोचक कहानियां होती हैं कि धनानंद की बेटी से चंद्रगुप्त का प्यार था। चंद्रगुप्त धनानंद को गद्दी से उतार कर ही गद्दी की प्राप्ति किया है।
तो सोचो कि धनानंद के वंश का अंत कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसी के आधार पर उसने मौर्य वंश की सत्ता स्थापित किया है। और इस क्रम में यह बात रिमार्केबल है कि ही वॉज इन लव विद हिज डॉटर, और जब सबको मार दिया तो बची हुई सिर्फ वही लड़की है उसके वंश में। और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने कहा कि बस वही एकमात्र अब तुम्हारे रास्ते की कंटक है। He is the only obstacle left in your way now. तो उस एक कंटक को रास्ते से दूर करने के लिए अब उसे भी मारना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि इतनी घोर हृदयहीनता, मतलब ये कौन सी राजनीति आप मुझे बता रहे हो कि जिसमें मैं उस लड़की को ही मार दूं जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं, जबकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं राजा बनने के लिए एकदम निष्कंटक हो चुका हूं, आप कह रहे हो कि मैं उस लड़की को मार दूं। तो चाणक्य को चिंता इस बात की है कि वह अपने पिता का बदला ले सकती है, कोई ना कोई राजनीति करेगी। उसके वंश के किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के कारण हो सकता है कि चंद्रगुप्त के दुश्मन लोग उसी लड़की के नाम पर इकट्ठा हो जाएं। तो चाणक्य कहता है कि महत्वाकांक्षा की मोती तो निष्ठुरता के सीपी में ही पलती है। महत्वाकांक्षा की मोती तो निष्ठुरता के सीपी में ही पलती है। लेकिन अब इन सब चीजों की कहानियां सुनाने लगूंगा, फिर देखो 2 मिनट का टाइम लगा ना, 3 मिनट का, ये 2-3 मिनट का टाइम ही बेकार हो जाएगा। ऐसे हजारों कहानियां हो सकती हैं, बट यदि मैं उन हजारों कहानियों की ओर जाऊंगा, दैट विल टेक योर टाइम, एंड दैट टाइम इज वेरी प्रीशियस, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट। तो अब देखो कि धनानंद था, खैर इसको मिटा दीजिए। अब वत्स की बात करके देखो। वत्स वत्स का राजा था उदयन। वत्स का राजा था उदयन, और इसका कैपिटल कहां था? तो कौशांबी। कौशांबी आज भी तुम देखते होगे, इलाहाबाद का आसपास का जो इलाका है उसी में वहीं कौशांबी है। तो वत्स का कैपिटल कौशांबी और उसका राजा उदयन। आप लोगों ने एक नाटक का नाम सुना होगा, भास ने एक नाटक लिखा है। भास का एक नाटक है, क्या है नाटक का नाम, कोई बता सकता है? भास का एक नाटक है जो वत्स के राजा उदयन को विषय बनाकर लिखा गया है। नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि भास के नाटक स्वप्न वासव दत्ता का केंद्रीय कैरेक्टर किस राजा को बनाया गया है? स्वप्न वासव दत्ता नाम का एक नाटक है। वासव दत्ता एक लड़की है, उस लड़की से प्यार करता है उदयन। तो उदयन किस लड़की से प्यार करता है ये तो नहीं पूछा जाएगा, कोई लड़की का नाम किताब में ही लिखा हुआ है। तो स्वप्न वासव दत्ता में जो कैरेक्टर है किंग, वो कौन है? वह उदयन। अब यह पूछा जा सकता है कि उदयन कहां का राजा था? वत्स का। वत्स का, सॉरी। और वत्स का कैपिटल कहां था? कौशांबी। कौशांबी। और तब अगला मुद्दा है कि अगला मुद्दा यह है कि कौशांबी को कौन जीत लिया, या वत्स को कौन जीत लिया? कौन जीता? वत्स को किस मगध के किस राजा ने जीता? मगध के किस राजा ने वत्स को जीता?
ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मगध के किस राजा ने वत्स को जीता? आप लोग आंसर देंगे। अजात शत्रु ने जीता, अजात शत्रु ने जीता, बिंबिसार ने जीता, शिशुनाग ने जीता, कोई नहीं। इनमें से कौन जीता? वत्स को मगध का कौन राजा जीता? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वत्स को कौशल और अवंती ने बांट लिया था। अवंती ने बांट लिया। यानी कि वत्स के इलाके को, वत्स के इलाके को, ये जो इलाका है वत्स का, इस इलाके में जो राज्य डेवलप हुआ था, उस राज्य को मगध के किसी शासक ने नहीं जीता है, बल्कि इस राज्य को कुछ हद तक अवंती ने अपनी ओर मिला लिया, कुछ हद तक कौशल ने अपनी ओर मिला लिया। तो कौशल और अवंती ने एक तरीके से खाओ ब्रिटेनिया 50-50 टाइप का मामला कर दिया, आधा इधर आधा उधर। तो फिर वत्स नाम का कोई राज्य बचा ही नहीं था मगध के विस्तार के लिए। मगध ने जब जीत लिया कौशल को, और मगध ने जब जीत लिया अवंती को, तो समझ लो कि वत्स का इलाका भी उनके पास में नेचुरली आ गया, नेचुरली आ गया। ठीक है। अब आगे देखो, कुल मिलाकर हमारी कहानी इनके 16 महाजनपदों के बारे में पूरी हो गई। 16 महाजनपदों की कहानी पूरी कर लेने के बाद अब हम चल सकते हैं इधर। 16 महाजनपद की कहानी हमारी पूरी हो गई है, और पूरी होने के साथ साथ आज का तो टाइम भी पूरा हो गया है। तो वत्स कौन सा राजवंश कब कौन सा राजा था? ठीक है। मगध की कहानी ऑलरेडी हमने कर लिया है, मगध की कहानी हमने ऑलरेडी कर लिया। मगध के बाद में वत्स की कहानी हमने कर लिया। वत्स के बाद में कौशल, कौशल के बारे में एक राजा का नाम जान लीजिए, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती। श्रावस्ती राजधानी कहां है? श्रावस्ती। उसके बाद फिर अवंती। अवंती अवंती का कैपिटल कहां था? बल्कि पहले उज्जैनी, अवंती का राजा का नाम जान लीजिए, प्रद्योत। प्रद्योत।
एक राजा है प्रद्योत और कैपिटल है उज्जैनी। उज्जैनी, बस इतनी ही की बात। सर कौशल की राजधानी अयोध्या, अयोध्या नहीं है इस समय राजधानी कौशल की। इस समय कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो सबसे पहला पॉइंट, मगध का कैपिटल और मगध का किंग हो चुका। उसके बाद में वत्स का किंग और कैपिटल हो चुका। उसके बाद में श्रावस्ती का किंग और कैपिटल हो चुका। उसके बाद में अवंती का किंग और कैपिटल हो चुका। इसमें जो प्रद्योत है, इसके बारे में बस एक ध्यान रखिएगा कि प्रद्योत के पास बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। जीवक को भेजा था। जीवक को भेजा था। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जरूर जानिएगा। जीवक उस समय का एक बहुत बड़ा वैद्य था। आयुर्वेद का सबसे बड़ा गुणी व्यक्ति माना जाता था। मगध का रहने वाला था। मगध के राजा बिंबिसार को आप पहला बहुत बड़े डिप्लोमेट के तौर पर देखिएगा। जो हिस्टोरिकल राजा जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलती है, उनके बीच में सबसे पहला बड़ा डिप्लोमेट कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार में क्या कहानी है विशेष? एक तो यह कि उसने अंग को जीता। अंग को जीतने के अलावा बिंबिसार को देखिएगा कि वह एक खास काम किया कि ये मगध का राजा है, ये मगध है, ये अंग है, ये वज्जी संघ है, ये कौशल है, ये अवंती है, ये मद्र राज्य है। पंजाब में मद्र राज्य है। तो इस राजा ने यह तय किया कि मैं साम्राज्य का विस्तार करूंगा तो पहले इधर हमला करूंगा। जब उसने अंग पर हमला किया है तो उस क्रम में उसने कोशिश किया कि वज्जी संघ के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बना ले, कौशल से मैत्रीपूर्ण संबंध बना ले, मद्र से मैत्रीपूर्ण संबंध बना ले। इन तीनों राज्यों के साथ में उसने मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए तीनों के साथ में विवाह का संबंध बनाया, वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक, मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी, ताकि इन्हें भी लगे कि मगध हमारा अपना है, इन्हें भी लगे कि मगध अपना है, उन्हें भी लगे कि मगध हमारा अपना है। क्योंकि यदि ये विस्तार करने के क्रम में आक्रामक तेवर अपना लेता तो हो सकता है कि इन्हें भी डर लग जाता, इन्हें भी डर लग जाता, ये तीनों मिलकर एक हो जाते तो मगध ही हो सकता है कि दबोच लिया जाता। लेकिन मगध के शासक ने बड़ी सावधानी पूर्वक आक्रामकता का मार्ग अपनाया कि इधर हमलावर हुआ, तीनों से दोस्ती कर लिया। उसके बाद देखो, उसका बेटा जब गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु, तो उसके सामने एक चिंता की बात यह आ गई कि वज्जी संघ और कौशल दोनों के साथ में उसके पिता का वैवाहिक नाता था। क्या अब वो विस्तार की ओर बढ़ेगा इधर और इधर? तो अजातशत्रु ने कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप। राजतंत्र को किसी नातेदारी से कोई नाता नहीं रखना होता है। राजा का कोई नातेदार नहीं होता है। राजा की महत्वाकांक्षा है कि उसको विस्तार करना है, राज्य की जरूरत है कि विस्तार करना है तो किया जाएगा। राजतंत्र को नातेदारियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन एक राजा है जिसने कहा था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजतंत्र को नातेदारी से मतलब नहीं है? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में एक और बात है जो आपको जानना चाहिए, वो ये कि अजातशत्रु ने रथमूसल
रथ मुसल और महाशिला कंटक जैसे 2 हथियारों का विकास कराया था। महाशिला कंटक, रथ मुसल और महाशिला कंटक, ये 2 हथियारों का विकास कराया था। आपने शायद बाहुबली फिल्म देखा होगा। बाहुबली फिल्म में आपको ये दोनों ही हथियार दिखाई देंगे। बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा कि भल्लाल देव एक ऐसे रथ से चलता है जिस रथ के चारों तरफ कटार लगे हुए, तलवार लगे हुए हैं, और वो जाता है तो उसके आसपास के लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हुए चला जाता है। यही है रथ मूसल, रथ जो कि तलवारों से बिल्कुल ही सज्ज था और उसके रास्ते में आने वाले लोगों को वह गाजर मूली की तरह काट देता था। यह रथ मूसल किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने। बहुत इंपॉर्टेंट हथियार हो गया उस समय के लिए। और महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने का और फेंक कर हमला करने का तरीका। आपने देखा होगा बाहुबली ने महाशिला कंटक का यूज किया था। महाशिला मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहा था वो। तो भल्लाल देव ने यूज किया है रथमुसल को, बाहुबली ने यूज किया है महाशिला कंटक को। नॉट एग्जैक्टली ठीक वैसे तरीके से ही नहीं, मॉडर्न तरीके से यूज किया गया है, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इस तरह के उपकरण का आविष्कार किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अब यह ध्यान रखिएगा कि किसी बिंबिसार की या अजातशत्रु की या कलाशोक की या महापद्मनंद की आगे भी चर्चा हम करेंगे, तब जबकि हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ने जाएंगे। इनमें से किसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, किसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, ये तब की बात है कि जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे और जैनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री के ख्याल से हमने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्लास हमारा इसके आगे की ओर जाएगा। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो द्वितीय नगरीकरण और लौह युग का दूसरा चरण और NBPW, इनके ऊपर पढ़ने में 15-20 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। ज्यादा फोकस के लायक जो अध्ययन का टॉपिक है वो क्या है? धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की कहानी कल करेंगे। आज बस इतना ही।